Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is friction, and the key elements that we will study are frictional force, types of friction, friction a necessary evil, ways to increase friction, ways to reduce friction and fluid friction. जब बॉल ज़मीन पे रोल करती है तो वो धीरे होती है और कुछ टाइम के बाद रुक जाती है. सिमिलरली अगर बाइसिकल में पेडल करना छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे रुक जाएगी. अब आपने कोई फोर्स अपनी तरफ से उनको रोकने के लिए अप्लाई नहीं करा तो फिर ये चलती हुई चीज़ें अपने आप कैसे रुक जाती हैं? तो यहाँ पे भी कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है बॉल पर और बाइसिकल पर जो इनको रोक देता है. इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. सो लेट अस लुक एट फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन ये वो फोर्स है जो तब पैदा होता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ खाती हैं आपस में. फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चलते ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि ये हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट एक्ट करता है. जैसे कि अगर कोई बुक स्मूथ सरफेस के ऊपर जैसे कि टेबल के ऊपर पड़ी है और आप उसको लेफ्ट से पुश करते हैं तो वो थोड़ा डिस्टेंस राइट तक जाती है और फिर रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है. इसी तरह से इस बुक को अगर आप राइट की तरफ से पुश देते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा जाती है और रुक जाती है क्योंकि इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन ऐड कर रहा है. इन बोथ द केसेस द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स in a direction that is opposite to that of the motion of the book and the applied force. Now let us look at the causes of friction. दो surfaces जब contact में आती हैं वो अगर smooth हैं तो उनके बीच का friction बहुत कम है, लेकिन अगर वो surfaces थोड़ी rough हैं तो friction ज़्यादा है. जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लिपिंग मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो नेचर ऑफ सरफेस है वो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम किसी भी सरफेस को पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उस सरफेस पे हमें बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज नज़र आएंगी. जो स्मूथ लुकिंग सरफेस होती है उसमें भी बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज होती हैं. ये जो इर्रेगुलरिटीज होती हैं दोनों सरफेसेस की, ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं जब एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट या सरफेस के ऊपर मूव करता है. यही उस मोशन को अपोज करता है जब बॉडी मूव करने की कोशिश करती है और फ्रिक्शन राइज होता है. फ्रिक्शन जो है उसको कभी भी जीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते चाहे कितनी भी सरफेस स्मूथ हो. जैसे कि अगर आप अच्छे सनमाइका टेबल की जो ऊपर की सरफेस है उसको ऐसे ही अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो एकदम स्मूथ नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारी पीक्स और वैलीज नज़र आएंगी, मतलब इर्रेगुलरिटीज नज़र आएंगी. तो इसी तरह से जितनी ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज होंगी उन दो सरफेसेस में जो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. टू डेमोन्स्ट्रेट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, टेक अ बॉल, roll the ball on a well polished floor. Now roll this ball on a concrete road. Now roll it on a grassy ground and finally roll it on a sand bed. Estimate in which case it will cover the longest distance and in which case it will cover the shortest distance. You will observe that the ball will cover the longest distance on the well polished floor and the shortest distance on the sand bed. Hence, it is concluded that more the surface is rough or uneven, more is the friction. More the surface is smooth, less is the friction. Let us now look at properties of friction. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है.
फ्रिक्शन हमेशा बॉडी की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है या उसको रोकता है। फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है। फ्रिक्शन की वजह से जो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं वो थोड़ी सी घिस जाती हैं। फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि जो बॉडी है उसका वेट या मास कितना है, और जो मूविंग बॉडी का मास है वो डिसाइड करता है कि दोनों सरफेसेस एक दूसरे को कितना जोर से प्रेस करती हैं। नाउ लेट अस लुक एट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन is of three types: static friction, sliding friction and rolling friction. So first we will look at static friction. The friction that comes into play when the objects are at rest relative to each other is known as static friction. It is because of static friction that a wooden block or a piece of stone placed on a ramp does not slide down unless sufficient force is exerted or the ramp is made steeper. The static friction varies from 0 to the value when the body just begins to move. It keeps on increasing when the force applied on the body is increased. The maximum friction that balances the force applied to a body resting on a solid surface so that the body does not move is called limiting friction. Now let us look at sliding friction. अगर जो फोर्स अप्लाई करा गया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट स्पीड पे स्लाइड करती है तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग विद द सेम स्पीड गिव्स द मेजर ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करता है तो उसको कम फोर्स चाहिए मूव करने के लिए। इसका रीजन है कि जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो जो सरफेस की इररेगुलरिटीज हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपस में इंटरलॉक करने के लिए। नाउ लेट अस लुक एट रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी और सरफेस के ऊपर रोल करता है तो जो फोर्स इस मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ज़्यादा कई बार ये पॉसिबल होता है कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से बड़े इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको यूज़ करने होते हैं व्हील्स, रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग एटसेट्रा। अगर आप सूटकेसेस या ट्रैवलिंग बैग्स देखें उनके नीचे छोटे छोटे व्हील्स होते हैं। ये व्हील्स जो हैं ये बहुत कम अमाउंट में रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से सूटकेसेस या ट्रैवलिंग बैग्स इजीली हम मूव कर सकते हैं। इसी तरह से जो रोलर स्केट्स हैं इनके नीचे भी छोटे छोटे व्हील्स होते हैं जो बहुत ही कम रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से जो स्केटर है वो जल्दी या तेज़ मूव कर सकता है। रोलिंग thus reduces friction and makes movement of the object easier. So let us do this activity to make a ball bearing model. Now take 3 bottle caps of different sizes, glass marbles and some books. Keep the smallest bottle cap inside the middle sized cap. Take the marbles and put them between the edges of the 2 caps such that a ring of marbles will be formed. Place the largest cap such that it rests on the marbles only and does not touch any of the other cap. Keep the books on the largest cap and spin or rotate it. Now take out the marbles and place the top cap back. Now place the books on it and try to spin the books again. What difference do you find now? You will find that the books spin easily while using the marbles between the caps. Hence, it is concluded that ball bearings reduce friction. Here is another activity to observe various types of friction forces. Take a heavy brick, a spring balance and a table. Place the brick on the table and attach it to the spring balance. Pull the spring balance horizontally with a small force. The spring balance records the force applied on the brick. This force is equal and opposite to the force of friction between the surface of the brick and the table. As the force of friction balances the force applied on the brick,
It does not move. This gives the value of static friction. Keep pulling the spring balance harder till the brick begins to move. Note the reading of the spring balance at this point of time. This represents the force required to overcome the static friction. It also gives a measure of the limiting friction. Pull the spring little more so that the brick begins to move. The force required to keep the body moving with the same speed gives the measure of the sliding friction. Friction, a necessary evil. हालांकि फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किसी दूसरी सरफेस पे रोकता है, लेकिन इसके फिर भी बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मोशन के स्टार्ट और रोकने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका कार इंजन है वो अगर नहीं चलेगा तो कार मूव नहीं करेगी. एट द सेम टाइम, अगर रोड की सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार के टायर्स मूव नहीं करेंगे और पॉसिबल नहीं होगा कि आप कार को डायरेक्शन दे सकें या स्टीयर कर सकें. जब अगर आपकी ब्रेक पैड्स में और जो व्हील की रिम है उसके बीच में फ्रिक्शन जो है, उसी की वजह से कार को आप धीरे कर सकते हैं और रोक सकते हैं. जब आप चलते हैं या दौड़ते हैं तो आपके पैरों का जो नीचे के सोल्स हैं या जो आपने जो शूज़ पहन रखे हैं उसके नीचे के जो सोल्स हैं उनके और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आप स्लिप नहीं करते. अगर कोई इंसान गीले फ्लोर पे चले तो वो स्लिप करता है. क्यों? क्योंकि तब पैर और फ्लोर के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है. इसी तरह से पेन और पेपर के बीच का फ्रिक्शन हेल्प करता है लिखने में. हम चीज़ों को काट सकते हैं क्योंकि जो काटने वाला सरफेस है और जिसको काट रहे हैं उसके सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन बनता है उसकी वजह से. फ्रिक्शन की वजह से ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख सकते हैं, नेल को दीवार पे फिक्स कर सकते हैं. फ्रिक्शन also plays a role in grinding and polishing stones and gems, sharpening knives, scissors and other cutting tools, needles and pins, etc. फ्रिक्शन से हम काफ़ी सारी ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि बॉटल का ढक्कन खोलना या पेन का जो टॉप है उसको खोलना. नाउ लेट अस लुक एट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना या मूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी सारे जो मशीन के पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं, उनमें वेयर एंड टियर हो जाता है. काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि स्क्रूज़, बॉल बेयरिंग या जो पैरों के जो जूते पहनते हैं उनके सोल्स हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं. फ्रिक्शन जो है मशीन के काम करने की एफिशिएंसी को कम कर देता है क्योंकि जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसका काफ़ी सारा हिस्सा लगता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. व्हीकल्स के टायर्स जो हैं फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं. व्हीकल्स के जो टायर हैं उनमें जो ग्रूव्स होते हैं वो और रोड के बीच में जब फ्रिक्शन होती है तो वो ग्रूव्स स्मूथ होते जाते हैं, धीरे धीरे हट जाते हैं. इनकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. फ्रिक्शन की वजह से कार के इंजन्स या जो मशीन्स हैं वो गर्म हो जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद काम करना बंद कर देते हैं. नाउ लेट अस सी वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन. कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि जो टायर्स हैं उनके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं जिससे कि जो फ्रिक्शन जहाँ पे काम करे उसका सरफेस इंक्रीज हो जाता है. तो जो ज़्यादा फ्रिक्शन है उससे ये टायर्स रोड के ऊपर अपनी पकड़ सही से बना लेते हैं. फिर जो माचिस की डिब्बी है और जो माचिस की तीली का ऊपर का हेड है, इन दोनों को जान करके रफ बनाया जाता है ताकि इनके बीच की फ्रिक्शन बढ़ सके. बारिश के दिनों में ग्राउंड थोड़ा स्लिपरी हो जाता है तो वहाँ पे सैंड या ग्रेवल स्प्रेड कर दी जाती है ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके. जो हमारे जूते हैं उनके सोल्स पे ट्रीडिंग करी जाती है ताकि उनकी फ्रिक्शन बढ़ जाए. Now the tires of racing cars are quite smooth.
There are no patterns or designs on them. This reduces the friction between the tire and roads. It enables the car to move faster. Such tires are called slicks. The first practical application of friction takes nearly 1,000,000 years ago when it was discovered that heat from friction could be used to light a fire. Now let us look at ways to reduce friction. अब फ्रिक्शन होती है क्योंकि इंटरैक्टिंग सर्फेसिस पे जो रेगुलरिटीज़ होती है उनके वजह से, तो इससे अगर हमें आइडिया मिल जाता है कि अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है तो इन इरेगुलरिटीज़ को स्मूथ कर दिया जाए. सो फॉलोइंग वेज आर अप्लाई टू रिड्यूस फ्रिक्शन. जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको ग्रीस या ऑयल की लेयर से कोट कर दिया जाता है. इससे क्या है कि इनके सरफेस की इरेगुलरिटीज़ थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं और ये पार्ट्स इजीली चलना शुरू हो जाते हैं. इससे क्या है, मूविंग पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन भी ख़त्म होता है या कम होता है, तो मशीन की लाइफ बढ़ जाती है. जिन सब्सटेंसेस को इन मूविंग पार्ट्स के ऊपर कोट किया जाता है उन्हें लुब्रिकेंट्स कहते हैं. कुछ मशीनों में एडवाइजेबल नहीं है कि आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करें, तो ऐसी मशीनों में फ्रिक्शन को कम करने के लिए एयर कुशन बनाए जाते हैं उन मूविंग पार्ट्स के बीच में. अगर आप कैरम बोर्ड पे कभी खेला है तो आपने देखा होगा कि टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया जाता है. इससे क्या है कि कैरम बोर्ड की जो सरफेस है और जो स्ट्राइकर की सरफेस है दोनों के बीच थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है, इरेगुलरिटीज़ कम हो जाती हैं. फिर रफ सरफेसेस को अगर आप पॉलिश कर दें तो भी उनकी इरेगुलरिटीज़ को हटा सकते हैं और उनकी सरफेसेस को काफ़ी हद तक स्मूथ बना के फ्रिक्शन कम करा जा सकता है. व्हील्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है. तो बॉल बेयरिंग्स यूज़ की जाती हैं मशीन्स में ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके. इनमें छोटी छोटी स्टील बॉल्स होती हैं जो कि मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीन के उनके बीच में प्लेस कर दी जाती हैं. तो आप इनको देख सकते हैं बाइसिकल के व्हील्स में. ये क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को कम करते हैं और एनर्जी बचाते हैं. अब एयर और वाटर से जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करने के लिए एरोप्लेन्स और शिप की बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है. स्ट्रीमलाइन शेप होती है जो आगे की तरफ से नैरो होती है और पीछे की तरफ से चौड़ी होती है. लेट अस नाउ लुक एट फ्लूइड फ्रिक्शन. जो लिक्विड्स और गैसेस हैं इनको कॉमनली फ्लूइड कहा जाता है. अब फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो सॉलिड सरफेसेस के कांटेक्ट में आने पर ही प्रेजेंट होता है. सॉलिड सरफेस के फ्लूइड में मूव करने पर जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पे एक्ट करता है उसको ड्रैग कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स को फ्लूइड्स में मूव करने के लिए ड्रैग को ओवरकम करना पड़ता है. किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्रैग डिपेंड करता है किसी फ्लूइड में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है उस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में. एयर जो है वो बहुत ही हल्की है और पतला फ्लूइड है, तो इसमें से जब ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड में मूव करता है तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब एयर में हाई स्पीड से मूव करता है तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए सुपरसोनिक जेट्स की जो विंडो पेन्स होती हैं या कॉनकॉर्ड की जो विंडो पेन्स होती हैं वो एयर के फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स जब पानी में मूव करते हैं या किसी अदर लिक्विड में मूव करते हैं तब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. तो जो वैल्यूएबल एनर्जी लगती है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो होता है एनर्जी लॉस. तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करा जा सके. एरोप्लेन्स, शिप्स और जो कार्स हैं इनकी बॉडीज़ जो हैं वो एरोडायनेमिक्स पे डिज़ाइंड हैं या स्ट्रीमलाइन शेप में बनाई जाती हैं. इनसे जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से जो फ्यूल है वो कम लगता है इस फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. डू यू नो दैट अ शूटिंग स्टार इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर? यस, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर इज अ शूटिंग स्टार और अ मीटियर. जो शूटिंग स्टार्स या जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं
वो एक्चुअल में एक स्टोन के जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में स्पेस से आते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड, हाई वेलोसिटी पे आते हैं, तो इनका एयर के साथ जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस ज़्यादा या हाई फ्रिक्शन की वजह से मीटियर्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि उन्हें आग लग जाती है और वो ग्लो करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़्यादातर ये इवेपोरेट हो जाते हैं अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से पहले। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़े मीटियर्स होते हैं वो जब अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं और वेपराइज नहीं होते, उन्हें कहते हैं मीटियोराइट्स। So let us look at the key takeaways from this chapter. Friction is a force that comes into being when two surfaces rub against each other. Static friction comes into play when the objects are at rest relative to each other. Sliding friction is generally lesser than static friction. Rolling friction resists the motion when an object rolls over another object or another surface. The basic idea of reducing friction is to fill up the irregularities to get smoother surfaces. The frictional force exerted by fluids is called drag. The drag on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. Streamlined shapes of aeroplanes, ships and cars are designed to minimize friction. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.